नमस्कार, वकील करो मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्कॉट्स ग्रुप के बारे में, जहां हमें एक मजबूत और भरोसेमंद ट्रैक्टर की इमेज सामने आती है। लेकिन आपको याद दिला दूं कि एक समय इनकी राजदूत मोटरसाइकिल ने रॉयल एनफील्ड की नींद उड़ा दी थी और यामाहा की RX 100 भी स्कॉट्स के साथ कोलैबोरेशन में ही लॉन्च हुआ था। वो जब ट्रैक्टर और क्रेन्स बनाने की सोचे खनौइस, तो पार्टनरशिप की फोर्ड और JCB जैसे दिग्गजों से सोच थी कि सबसे बेहतर बनाएंगे। आज़ादी से पहले पाकिस्तान के लाहौर से शुरू हुआ एक छोटा सा मशीन ट्रेनिंग का बिजनेस इंडिया में अपने सक्सेस की पीक तक पहुंचा। जब 1947 में पार्टीशन के बाद हरप्रसाद नंदा लाहौर छोड़कर इंडिया आए तो सपनों के सिवाय उनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन कुछ ही सालों में इंडिया के ज़्यादातर फार्मिंग इक्विपमेंट्स, ट्रैक्टर्स, टू व्हीलर्स और यहाँ तक कि इंडियन रेलवे के कंपोनेंट्स और कोचेस पर भी एस्कॉर्ट्स का नाम दिखने लगा। उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में एंटर करके BSNL और एयरटेल को चैलेंज किया। एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट जैसी बेहतरीन हॉस्पिटल की शुरुआत की और यही नहीं, नंदा फैमिली का रुतबा इस कदर बढ़ा कि बॉलीवुड के रेपुटेड घराने भी इनके साथ रिश्तों में बंध गए। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि न तो आज सड़कों पर राजदूत है, न ही RX, ना ही वो टेलीकॉम में है और ना ही स्कॉट्स हॉस्पिटल उनका है। और यहाँ तक कि अब तो कंपनी का कंट्रोल भी एक जापानीज ब्रांडी कुबोटा के हाथ में है। स्कॉट्स की कहानी में बहुत कुछ सीखने को तो चलिए आज के वीडियो में हम स्कॉट्स ग्रुप की शुरुआत से लेकर अभी तक की पूरी जर्नी को डिटेल में जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आज़ादी से लगभग 30 साल पहले साल 1917 में, जब लाहौर में एक छोटे से बिजनेसमैन के घर हरप्रसाद नंदा का जन्म होता है। हालांकि लाहौर उस वक्त इंडिया का ही एक हिस्सा हुआ करता था। उनके पिता की एक छोटी सी ट्रांसपोर्ट कंपनी थी जिसका नाम था नंदा बस कंपनी। लेकिन उस दौर में ब्रिटिश शासन का दबदबा था। छोटे बड़े हर बिजनेस इंडस्ट्री, यहाँ तक कि किसानों की जमीन और फसलों पर भी अंग्रेज अपना हक जताते थे। नंदा साहब बचपन से ही इस अन्याय को देखते हुए बड़े हुए। लेकिन किसानों की दुर्दशा देख हमेशा उनके मन में ख्याल आता था कि अगर मौका मिला तो वे इन किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जरूर कुछ बड़ा करेंगे और इसी ड्रीम को पूरा करने के लिए ये साल 1944 में उन्होंने एक छोटा सा कदम उठाया और एस्कॉर्ट्स एजेंट्स लिमिटेड के नाम से एक कंपनी की शुरुआत की। ये कंपनी ट्रैक्टर्स और फार्मिंग मशीन्स के एजेंट के रूप में काम करती थी। लेकिन नंदा साहब का ये सफर इतना आसान नहीं था, क्योंकि बिजनेस तो अभी ट्रैक पर आना बाकी ही था कि लोग अंग्रेजों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। फिर साल आया 1947। देश आजाद हुआ और हम दो मुल्कों में बंट गए और इस बंटवारे ने लाखों लोगों की तरह HP नंदा की जिंदगी को भी पूरी तरह बदल दिया। हालांकि उन्होंने आगे की जिंदगी नए सिरे से इंडिया में बिताने का फैसला किया और कहा जाता है कि जब ये लाहौर छोड़कर दिल्ली आए तो उनके पास सिर्फ RS 5000 और 2 कार्स थे, लेकिन इरादे मजबूत थे। अब उनका टारगेट था इंडियन फार्मिंग इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाने का, जो उस समय के खेती के तरीकों से तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। इंडियन फार्मर्स को सख्त ज़रूरत थी सस्ती और किफ़ायती मशीनों की, ताकि कम मेहनत में भी ज़्यादा फसल उगाई जा सके। लेकिन अभी उनकी हैसियत ऐसी नहीं थी कि वो खुद इन मशीन्स का प्रोडक्शन कर सकें। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि सबसे पहले वो विदेशी कंपनी के साथ साझेदारी में किसानों की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। और यही सोचकर 1949 में वो मेसी फर्ग्यूसन ट्रैक्टर्स के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। इस तरह उन्हें इंडियन फार्मर्स के साथ सीधा जुड़ने का मौका मिला। साल 1951 में जब उनके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए तो HP नंदा को लगा कि अब ट्रेनिंग से आगे बढ़ने का समय आ गया है। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक स्ट्रेटजी के तहत इंडिया का पहला फार्म मैकेनाइजेशन इंस्टीट्यूट की शुरुआत की, ताकि मशीन्स और ट्रैक्टर्स के बारे में लोगों को जानकारी दी जा सके। साल आया 1959। साल के तजुर्बे के साथ अब सही समय था ट्रैक्टर के प्रोडक्शन में उतरने का। लेकिन उससे पहले स्कॉट्स एजेंट्स लिमिटेड को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तब्दील किया गया और कंपनी का नया नाम रखा गया, एस्कॉर्ट्स लिमिटेड कर दिया गया। फिर 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद ईयर 1961 में हरियाणा के फरीदाबाद में की पहली प्रोडक्शन यूनिट की शुरुआत हुई और पोलैंड की मशहूर कंपनी के साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन में एस्कॉर्ट्स ने अपना पहला ट्रैक्टर इंडिया में लॉन्च किया।
फिर धीरे धीरे अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाते हुए हार्वेस्टर्स और रोटावेटर जैसे खेती से जुड़े और भी मशीन्स बनाई जाने लगे। लेकिन क्वालिटी को लेकर वो इतने सीरियस थे कि उन्होंने फोर्ड के साथ भी पार्टनरशिप किया। कई ट्रैक्टर्स मार्केट में लॉन्च किए गए और इंडियन फार्मर्स के बीच एस्कॉर्ट्स का नाम पॉपुलर होने लगा। अब इसमें कोई शक नहीं था कि एग्रीकल्चर सेक्टर नंदा साहब की फर्स्ट प्रायोरिटी थी, लेकिन देश में तेजी से बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडियन रेलवे के एक्सपेंशंस में उन्हें काफी पोटेंशियल दिखता था, जिसमें वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते थे। फिर क्या था, जेसीबी जैसे दिग्गज के साथ कोलैप्स करके एस्कॉर्ट्स ने क्रेन्स एंड फोर्कलिफ्ट जैसे मटेरियल हैंडलिंग एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट भी बनाना शुरू कर दिया और जल्द ही वे इंडियन रेलवेज के सबसे रिलायबल पार्टनर भी बन गए। रेलवे वैगन्स, ब्रेक, सस्पेंशन सिस्टम्स, कपलिंग और डैम्पर्स जैसे ज्यादातर पार्ट्स पर एस्कॉर्ट्स का ही नाम दिखने लगा। और दोस्तों, तब से लेकर आज तक स्कॉट्स ने इंडियन रेलवेज के भरोसे को कायम रखा है। फिर आया 1960 का दशक, एचपी। नंदा का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। देश की बढ़ती ज़रूरतों और ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ को देखकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना बिजनेस को और भी सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई किया जाए। स्कॉट्स की कहानी अब एक नया मोड़ लेने वाली थी। मार्केट को एनालाइज करने के बाद एचपी नंदा को महसूस हुआ कि देश के मिडिल क्लास और गरीब किसानों को एक सस्ते और भरोसेमंद टू व्हीलर की ज़रूरत है, क्योंकि उस वक्त मार्केट में अवेलेबल बुलेट और एसडी जैसी भारी भरकम और महंगी बाइक्स को खरीदना और मेंटेन करना सबके लिए पॉसिबल नहीं था। वो काम पर लग गए और दुनिया की टॉप टू व्हीलर कंपनीज के साथ बातचीत करना शुरू किए और पहली डील फाइनल हुई पोलैंड की एक कंपनी SHL के साथ, जिनके साथ पार्टनरशिप में उन्होंने राजदूत मोटरसाइकिल को इंडिया में लॉन्च किया। लाइट वेट, फ्यूल एफिशिएंट और लो मेंटेनेंस होने की वजह से गांव की खराब रोड हो या शहर की पक्की सड़क, हर जगह राजदूत दिखने लगी। गरीब किसान से लेकर युद्ध तक और यहाँ तक कि पुलिस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ये पहली पसंद बन गई। लेकिन स्कॉट्स सिर्फ राजदूत की सफलता के साथ ही रुकने वाला नहीं था। उसने यामाहा के साथ मिलकर साल 1983 में यामाहा 300 एंड 50 और 1985 में यामाहा RX 100 को भी लॉन्च कर दिया। सही सुना आपने, यामाहा को इंडिया में एस्टेब्लिश करने वाला एस्कॉर्ट्स ग्रुप ही है। लेकिन दोस्तों, एस्कॉर्ट्स ग्रुप का डाइवर्सिफिकेशन का जुनून एक अलग ही लेवल पर था। वो ऐसे सेक्टर्स में भी एंटर करना शुरू कर दिए जिसमें उन्हें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। साल 1980 में वो फाइनेंशियल सेक्टर में एंटर करते हुए एस्कॉर्ट्स फाइनेंस लिमिटेड यानी EFL के नाम से एक NBFC की शुरुआत की है और फिर हेल्थ केयर के फील्ड में भी उतरते हुए उन्होंने फरीदाबाद में एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की शुरुआत कर दी। इसके अलावा फरीदाबाद में एक वर्ल्ड क्लास साइंटिफिक रिसर्च सेंटर और बेंगलोर में दूसरा प्लांट भी लगाया गया ताकि बढ़ते डिमांड को पूरा किया जा सके। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन दोस्तों, एक्दियस का दौर जो स्कॉट्स के लिए सुनहरे सपनों जैसा था, धीरे धीरे एक खौफनाक मोड़ लेने वाला था। कुछ ऐसी गलतियां हो रही थीं जो स्कॉट्स को बर्बाद करने वाली थीं। चलिए जानते हैं कैसे एचपी नंदा के 2 बेटे हुए, राजन नंदा और अनिल नंदा, जिसमें से बड़े बेटे राजन साल 1965 के आसपास ही पिता को बिजनेस में सपोर्ट करने लगे थे। हालांकि उस वक्त उनकी उम्र 25 साल से भी कम थी, लेकिन 31 के दौर तक राजन नंदा की कंपनी के सभी बड़े फैसले लिया करते थे। और हाँ, राजन नंदा की शादी ने भी उन दिनों काफ़ी सुर्खियां बटोरी थीं, क्योंकि एचपी नंदा ने उनकी शादी हिंदी सिनेमा के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर की बेटी रितु नंदा से की थी। फिर साल आया 1995। सभी बड़े बिजनेस घर आने टेलीकॉम में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे थे। राजन नंदा को भी लगा कि फ्यूचर उधर ही है और बिना कुछ सोचे समझे वह हांगकांग की यह कंपनी फर्स्ट पैसिफिक के साथ पार्टनरशिप में टेलीकॉम सेक्टर में भी एंटर कर गए और यूपी, हरियाणा और केरला में एस्चौतेल के नाम से 2G की सर्विसेज शुरू कर दिए। अब स्कॉट्स के लिए मुश्किल ये था कि जल्दबाजी में उन्होंने बिजनेस को अलग अलग सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई तो कर लिया, लेकिन इसे संभालना उनके लिए एक चैलेंज बन गया। जहां एक तरफ महेंद्र ने ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट्स के सेगमेंट में उनकी टॉप पोजीशन छीन ली थी,
वहीं फाइनेंस सेक्टर में गवर्नमेंट के रेगुलेशंस की वजह से तगड़ा नुकसान होने लगा और रही सही कसर 1901 की लिबरलाइजेशन ने पूरी कर दी, जब हीरो, होंडा, सुजुकी और बजाज की बेहतर टेक्नोलॉजी वाली लाइट वेट और फ्यूएल एफिशिएंट बाइक्स के सामने उनके राजदूत और RX 100 का जादू फीका पड़ने लगा। इस वक्त राजन नंदा बिल्कुल अकेले पड़ गए, क्योंकि पिता HP नंदा की उम्र ज्यादा होने से वो बिजनेस से दूरी बना लिए थे और राजन के बेटे निखिल की उम्र महज 15-16 साल की थी। और आपको तो पता ही होगा कि इसी दौर में आई एक ग्लोबल मंदी और लेबर यूनियन की स्ट्राइक्स ने पूरी इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर दिया था। स्कॉट्स के प्रोडक्शन पर भी इसका बहुत बुरा असर हुआ और कंपनी का फ्यूचर बिल्कुल डार्क दिखने लगा। जरूरत थी फौरन कुछ एक्शन लेने की और एस्कॉर्ट मैनेजमेंट ने फैसला किया कि वह अपने कोर बिजनेस यानी कि ट्रैक्टर्स और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के बिजनेस को बचाने के लिए दूसरे लॉस मेकिंग बिजनेसेस से एग्जिट होंगे। ये दौर था साल 2005 के आसपास का। सबसे पहले स्कॉट फाइनेंशियल सेक्टर से एग्जिट हुआ और EFL के ऑपरेशंस को बंद कर दिया गया। फिर उन्होंने अपने 2 व्हीलर्स के बिजनेस से बाहर निकलने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों, राजदूत और RX 100 जैसे पॉपुलर बाइक्स का प्रोडक्शन बंद करने का फैसला आपको कैसा लगा? ये फैसला काफी शॉकिंग था, लेकिन यह स्कॉट्स की मजबूरी थी। दरअसल जब राजदूत का प्रोडक्शन शुरू हुआ तो विदेशी कंपनीज इंडिया में डायरेक्ट बिजनेस नहीं कर सकती थी। एस्कॉर्ट्स ने SHL और यामाहा की टेक्नोलॉजी पर बाइक्स को लॉन्च कर दिया, लेकिन खुद कभी R&D या इंजन बनाने के डायरेक्शन में काम ही नहीं किए, जैसा कि हीरो और बजाज ने किया था। और जब 1901 के लिबरलाइजेशन के बाद इंडियन मार्केट ओपन हुआ तो जापानीज ब्रांडी के सामने ये टिक नहीं पाए। साथ ही यूथ की बदलती पसंद और गवर्नमेंट की टाइट एमिशन नॉर्म्स ने साल 2005 आते आते उन्हें इस धंधे पर भी ताला लगाने पर मजबूर कर दिया। उसी दौरान 2004 में ही एस्कॉर्ट्स ने अपना टेलीकॉम कंपनी एस्कोटेल भी आइडिया सेल्यूलर को सेल कर दिया। फिर बारी आई हेल्थ केयर सेक्टर की, जब फोर्टिस हेल्थ केयर ने साल 2005 में एस्कॉर्ट्स हर्ट इंस्टीट्यूट का एक्विजिशन कंप्लीट किया। हालांकि इस डील ने राजन नंदा और उनके छोटे भाई अनिल नंदा के बीच एक दरार पैदा कर दी। अब दोस्तों, इस फैमिली डिस्प्यूट के पीछे भी बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। दरअसल HP नंदा के बाद जब स्कॉट्स की कमान उनके बड़े बेटे राजन नंदा के हाथों में आई तो उनके ज्यादातर डिसीजंस छोटे भाई अनिल नंदा को सही नहीं लगते थे और तमाम सेक्टर्स में स्कॉट्स के काम को समेटना कहीं ना कहीं उन्हें खटकने लगा। जैसे ही साल 1999 में उनके पिता की डेथ हुई और स्कॉट्स हर्ट इंस्टीट्यूट को सेल करने का प्रपोजल रखा गया तो वह खुलकर इसके विरोध में खड़े हो गए। मामला मीडिया और कोर्ट तक गया, लेकिन आखिरकार फैसला राजन नंदा के फेवर में आया और अनिल हमेशा के लिए एस्कॉर्ट्स ग्रुप से अलग हो गए। उस वक्त तक राजन नंदा के बेटे निखिल भी एस्कॉर्ट्स को ज्वाइन कर चुके थे, जो बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन के पति भी हैं। अब इसके पास अपने कोर बिजनेस पर फोकस करने का पूरा मौका था। उन्होंने अपने पॉपुलर ट्रैक्टर ब्रांडी फार्म ट्रैप और पावर ट्रैक को टेक्नोलॉजी और फीचर्स के मामले में और भी बेहतर बनाने पर काम किया। साथ ही छोटे किसानों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए स्टील ट्रैक के नाम से कॉम्पिनेक्ट ट्रैक्टर्स को भी लॉन्च किया गया, लेकिन फाइनेंशियली वो बहुत कमज़ोर और कर्ज में डूबे हुए थे। बिजनेस को और मजबूत करने के लिए फंड की ज़रूरत थी और इसी के चलते साल 2008 में स्कॉट्स ने जापान की दिग्गज कंपनी कुबोटा कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी की, जो स्कॉट्स की कैपेबिलिटी को देखते हुए अपने स्टेक धीरे धीरे बढ़ाता रहा। फिर साल आया 2018 जब स्कॉट्स के चेयरमैन राजन नंदा की डेथ के बाद कंपनी की कमान निखिल नंदा के हाथों में दुआई, लेकिन कंट्रोल कुबोटा कॉरपोरेशन की तरफ शिफ्ट होने लगा, क्योंकि 2020 कुबोटा ने स्कॉट्स में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 53% से भी ज्यादा कर लिया था और नंदा फैमिली के पास केवल 14% की हिस्सेदारी ही रह गई थी। खैर, आज की बात करें तो स्कॉट्स कुबोटा लिमिटेड फार्मिंग, कंस्ट्रक्शन एंड ऑटोमोटिव पार्ट्स के प्रोडक्शन के अलावा रेलवे इक्विपमेंट्स का भी मेन सप्लायर है और लगभग 15,000 लोगों को रोजगार देने के साथ ही 80 से भी अधिक देशों में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको स्कॉट्स ग्रुप के बारे में कुछ नई जानकारी मिली होगी।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें एंड ऐसी ही और वीडियोस के लिए वकील कारो मोटिवेशन चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।